नमस्कार बच्चों, आज हम अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं महत्व का अध्ययन करेंगे। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विश्लेषण का मूल यंत्र है। अनुपातों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही हम व्यवसाय की प्रगति अथवा अवनति के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और निर्णयों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अनुपातों की सहायता से बड़े बड़े अंकों या अंक समूहों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी कारण इनमें आसानी से समझा जा सकता है कि अनुपातों के आधार पर संस्था से संबंध रखने वाले जो बाहरी पक्ष हैं, अंशधारी है, पूर्तिकर्ता है, उनकी लेनदार है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उन सब का हम पता लगा सकते हैं। अब हम मैथ में लेखांकन समंकों का सरलीकरण, जो अनुपात लेखांकन समूहों का सरल एवं संक्षिप्त एवं व्यवस्थित करते हैं ताकि उन व्यक्तियों द्वारा आसानी से समझा जा सके जिनको लेखांकन का ज्ञान नहीं होता, यानी कि अनुपात के द्वारा जिन्हें अकाउंट्स की जानकारी नहीं है वो भी इस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं कि फर्म की स्थिति कैसी है। जैसे हम आदर्श अनुपात देखे थे, आदर्श अनुपात जैसे जो करंट रेशो है उसका 2:1 था, क्विक रेशो का 1:1 था, एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो का 0.5 अनुपात 1 था। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि फर्म की स्थिति किस तरीके की है। चाहे उसको अकाउंट्स का ज्ञान नहीं हो लेकिन फिर भी वो रेशो के हिसाब से अनुमान लगा लेता है कि फर्म की स्थिति किस प्रकार की है। नेक्स्ट है तरलता की स्थिति। अनुपात विश्लेषण की सहायता से हम संस्था की तरलता स्थिति के बारे में भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अनुपात अनेक प्रकार के होते हैं, इनमें जैसे तरलता अनुपात बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसकी सहायता से हम फर्म अथवा फर्मों की तरलता स्थिति की जानकारी की जा सकती है। यानी कि जो करंट रेशो है उसमें जैसे हमने देखा 2:1 का अनुपात है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तरलता की स्थिति अच्छी है। एक दायित्व के बदले उसके पास 2 संपत्तियाँ अवेलेबल है, यहाँ की दुगनी है, वो तरलता उसका भुगतान कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है तरलता अनुपात, जिसे क्विक रेशो कहते हैं, जिसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस शामिल नहीं करते हैं। तो वो रेशो कितना है, 1.1 से ज़्यादा है तो उसकी स्थिति और भी अच्छी है कि तरल चीज़ों मतलब जो भी कैश है वो है उसके पास सारा अवेलेबल है और वो तुरंत भुगतान कर सकता है। इसमें एक रेशो था पूर्ण तरलता अनुपात, उसमें तो तुरंत पैसा चाहिए। उसमें करंट रेशो में तो फिर भी 1 साल का समय होता है कि भैया किस हिसाब से पेमेंट करना है, लेकिन मैं तुरंत भुगतान करने के लिए फर्म के पास कितना कैश और पैसा अवेलेबल है वो देखा जाता है। तो इन रेशो के हिसाब से ही हम किसी भी संस्था की जो बिजनेस फर्म है उसकी तरलता स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो अनुपात है तरलता की स्थिति का, ये बैंक एवं अन्य अल्पकालीन ऋणदाताओं के लिए भी साख विश्लेषण में उपयोगी होता है, क्योंकि बैंकों को पता लग जाता है कि फर्म का तरलता अनुपात इतना चल रहा है तो अच्छी स्थिति में होती है फर्म, तो उससे ऋण आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुपात। तो हम अनुपात विश्लेषण की दीर्घकालीन वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन करने में भी उतनी उपयोगी है जितनी तरलता के लिए है। जैसे दीर्घकालीन लेनदार है, प्रतिभूति विश्लेषक है, वर्तमान एवं भावी विनियोजक के लिए उपयोगी है। अनुपात विश्लेषण से संस्था की सुदृढ़ता व अथवा कमजोरी दोनों ही चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। पूंजी संरचना अनुपात वित्त के विभिन्न स्रोतों के मध्य उचित अनुपात है या नहीं, क्या संस्था अधिक ऋणग्रस्त तो है या नहीं, यानी कि संस्था पे बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी भी हमें अनुपातों द्वारा मिल जाती है। नेक्स्ट है परिचालन कुशलता माप। जैसे वर्तमान अनुपातों की गत अवधि के अनुपातों से तुलना करके भी
कि संस्था की एक समय अवधि की निष्पादन का मूल्यांकन करके अनुपात प्रबंधकों के हाथों में एक उपयोगी उपकरण आ जाता है, जिससे वो डिसीजन आराम से ले सकते हैं। इन अनुपातों का उपयोग सामान्यतः बैंकर्स, विनियोजक अथवा अन्य साख आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जाता है, जिसे फर्म की स्थिति पता लग जाती है और वो कंपेयर कर लेते हैं कि पहले वर्ष की तुलना में फर्म की स्थिति अच्छी है या खराब है। उसी हिसाब से वो डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है लाभदायकता का माप। जो संस्था का स्वामी होता है वह संपूर्ण लाभदायकता में लाभ रखते हैं। लाभ हानि खाता एक अवधि के अर्जित लाभ और हानि की जानकारी देता है, लेकिन जो विनियोजित प्रति रुपया है बिक्री के रूप में अर्जित करने की क्षमता के बारे में नहीं बताता है। लेखांकन अनुपात लाभदायकता मापने के में सहायक होता है और हमें जो विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय है, शुद्ध लाभ है, अनुपात है आदि लाभदायकता के सर्वोत्तम माप है, उसकी हमें जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर फर्म तुलना। एक उद्योग में अनेक फर्में लगी होती हैं, वे सभी समान कुशलता वाली नहीं होती। उनकी कुशलता का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अंतर फर्म अध्ययन करना जरूरी है। कोई फर्म उद्योग में औसत से नीचे जाती है तो उसके कारण का अध्ययन करके उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है, और कोई फर्म ऊपर जा रही है तो उसका भी कारणों का अध्ययन किया जाता है और उसको जो कम है फर्म उस पर अप्लाई करने का काम किया जाता है। अंतर फर्म तुलना विनियोजकों को सुदृढ़ फर्म चुनने का भी मौका देती है। जो फर्म अच्छी स्थिति में होती है उसे जो विनियोजक होते हैं वो चूज़ करते हैं, और जो अच्छी स्थिति में नहीं होती विनियोजक उसे नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट है प्रवृत्ति का अध्ययन। हम अनेक वर्षों के अनुपातों के आधार पर ये भी याद कर सकते हैं कि संस्था की वित्तीय स्थिति, जैसे अंत्य फर्म में तो हम फर्मों के अंदर देखा कि कौन सी फर्म ज़्यादा लाभ कमा रही है, कौन सी कम कमा रही है, और जो ज़्यादा कमा रही है उसको जो इन्वेस्टर है वो चूज़ कर लेता है। लेकिन प्रवृत्ति अध्ययन में अनेक वर्षों के अनुपातों के आधार पर यह याद करते हैं कि संस्था की वित्तीय स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है। साथ ही विश्लेषकों को ये भी पता लग जाता है कि प्रवृत्ति अनुपात अनुकूल है या प्रतिकूल है। कई बार क्या होता है कि कोई विशेष अनुपात सामान्य से कम होता है लेकिन प्रवृत्ति वृद्धि की ओर होती है, और इसके विपरीत वर्तमान स्तर संतोषप्रद हो सकता है लेकिन उसकी प्रवृत्ति में गिरावट हो सकती है। तो ये अनेक वर्षों का जो अनुपात है उसका अध्ययन करके ही हमें पता लगता है। यानी कि वित्तीय अनुपातों का प्रयोग भूतकालीन लेखा विवरणों से लागत, विक्रय लाभ या जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका वर्तमान में कंपेयर किया जाता है, और भविष्य की घटनाओं का इनसे अनुमान लगा सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने आगे का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध के लिए उपयोगी। जी, अनुपात विश्लेषण के बहुत सारे कार्य हैं जो प्रबंधकों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसमें हम देखेंगे नियोजन एवं पूर्वानुमान अनुमान लगाने में सहायक। जो विगत वर्षों के विश्लेषण हैं, अनुपात हैं, और उनके द्वारा हम भावी बजट बना सकते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं, नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, निकट भविष्य में क्या करना है। ये प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए नियोजन एवं पूर्वानुमान में सहायक है। विगत परिणामों के अनुसार हम अनुपात प्रबंध को बजट बनाने, भावी नीतियों को क्रियान्वित करने आदि के लिए हम कर सकते हैं, और भविष्य के लिए भी हमें क्या करना है इसका विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायक। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग संस्था की कार्य परिणामों, लागतों पर उचित नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। यदि कार्य नियंत्रण अनुपातों की सहन सीमा में रहता है तो सुधारात्मक कार्य की आवश्यकता नहीं होती, परंतु वास्तविक निष्पादन है जो इन सीमाओं
को लांघ जाता है तो सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। और जो अनुपात विश्लेषण से जो हमें पता लगता है, उन्हीं सीमाओं के आधार पर हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं और सुधारात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, जिससे कि फर्म प्रॉफिट में चल सके। नेक्स्ट है संवहन में सहायक। अनुपात विश्लेषण प्रभावी संवहन में भी सहायक है। इसके द्वारा हम स्वामियों में अन्य हित रखने वाले पक्षकारों को संस्था की प्रगति के बारे में सूचना दे सकते हैं और सरलीकृत एवं संक्षिप्त अनुपातों द्वारा संवहन अधिक सरल एवं समझने योग्य होता है, क्योंकि जो स्वामी है और उसमें जो हित रखते हैं उन्हें वो जो अनुपात विश्लेषण के द्वारा अच्छी तरह समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है निर्णय में सहायक। अनुपात विश्लेषण प्रबंध की कुशलता की मात्रा एवं संपत्तियों के उपयोग पर प्रकाश डालता है। ये प्रबंध के निर्णय में सहायक होता है कि प्रबंधक इसके द्वारा निर्णय ले सकते हैं, 2 साल के कंपेयर करके वर्तमान और भूत और वर्तमान पर निर्णय लेकर कि आगे हमें क्या करना है, संस्था की चालू स्थिति कैसी है, वो अपने जो लोन्स हैं उनको चुकाने में समर्थ है या नहीं। इस तरीके से भावी ऋण, भावी योजनाएं जो अनेक फर्म हैं वो किस तरीके से प्रॉफिट में चल रही हैं, कौन सी फर्म प्रॉफिट में नहीं चल रही है तो उसके क्या रीज़न है, इन सब का पता करना, ये सब अनुपात विश्लेषण के द्वारा संभव हो पाता है। और जो प्रबंधक होते हैं वो अनुपात विश्लेषण के अनुसार ही अपनी जो फर्म होती है उसको प्रॉफिट में करने का निर्णय लेते हैं।